हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में काफ़ी बड़ी भर्ती निकली है। महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में 3 पोस्ट के लिए भर्ती निकली है अभी, और वो 3 पोस्ट है, एक स्टेनोग्राफर है, दूसरा है आपके क्लर्क, और तीसरा पियून और हमाल। तो ये देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ये भर्ती बहुत बड़ी भर्ती है, काफ़ी अच्छे खासे सीट है। तो इसमें आपका जो स्टेनोग्राफर रहेंगे, जो जिसे हम शॉर्ट हैंड बोलते हैं वो, और जूनियर क्लर्क और प्यून की, इनकी काफ़ी अच्छी अमाउंट में वैकेंसीज है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये फाइनल लिस्ट रहेंगी जो जिसमें भर्ती की जाएगी। तो टोटल हमारे पास में जितने डिस्ट्रिक्ट है उसका लिस्ट के हिसाब से टोटल 568 स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसीज है उनकी रिक्रूटमेंट की जाएंगी। और जो जूनियर क्लर्क रहेंगे, जूनियर क्लर्क उनकी है 2795 जगह, काफ़ी सारी है। उसके साथ 1266 भी प्यून और हमाल की मिला के है। अब ये जगह हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अलग अलग है। तो अब डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अलग अलग है, तो वो आपको नीचे इसी नोटिफिकेशन के लास्ट में हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपको दिखाई देगा इसमें। तो अभी कौन दे सकते हैं, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, एग्ज़ाम कैसे होंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, पेपर कैसा होगा, इसकी पूरी डिटेल इस डॉक्यूमेंट में पूरी तरह से दी गई है। कब फॉर्म भरना है, सारी चीज़ें तो एक एक करके आराम से डिस्कस करते हैं। मैं आपको आराम से समझाता हूँ एक एक करके, ठीक है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं, ऊपर से वैकेंसीज और पे स्केल आप देख लेना, कैलकुलेट कर लेना। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाता हूँ यहाँ पर। देखो, ये जो वेटिंग लिस्ट है ना, तो ये इतने एक्स्ट्रा लोगों को वो लेंगे, एक्स्ट्रा मतलब वेटिंग लिस्ट में और लेंगे। सिलेक्शन लिस्ट इतने का ही होगा, सिर्फ ये जो अमाउंट है ना इतने। और ये जो वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है ना, तो ये एक्स्ट्रा लेंगे इतना वेटिंग। अगर इनकेस ये ज्वाइनिंग कर नहीं पाए ये लोग जो सिलेक्टेड लिस्ट में रहेंगे, तो बाद में जो वेटिंग लिस्ट में उनको लिया जाएगा बंदों को। और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पाते, ठीक है। तो एक एक देखते हैं आगे करके। सबसे इम्पोर्टेंट कि इसके एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करेगा, एग्ज़ाम कौन लेगा। तो देखो, ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं इसके, ऑनलाइन। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा टीसीएस, टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज। आईटी कंपनी है टाटा की, बहुत बड़ी और बहुत प्रोमिनेंट है, अच्छे से एग्ज़ाम लेती, कोई करप्शन वगैरह कुछ होने का कोई चांस नहीं है। एलिजिबिलिटी देखते एक एक करके, आराम से समझिए, और डिटेल है, थोड़ा टाइम लगेगा वीडियो को। तो एलिजिबिलिटी कौन कौन किसके लिए कौन एलिजिबल है वो पहले। तो सबसे पहले यहाँ पर आता कि आपको ऑल पोस्ट के लिए, फिर पहले आता एज। तो एज कितनी होनी चाहिए, तो 18 साल तक मिनिमम होना चाहिए, आपने मेजर हो जाना चाहिए। और मैक्सिमम जो रहेंगी ओपन कैंडिडेट की, वो रहेंगी 38 ईयर, रिजर्व कैटेगरी वालों को और 5 साल में रहेंगे, 43 साल तक आ जाएगा इसमें। तो ये वाली एज लिमिट रहेगी। हाँ, कोई अगर गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी जॉब पर है, तो उनको एज लिमिट नहीं है, वो फिर एप्लीकेबल है, कभी भी वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। उनके लिए एज लिमिट का, मैक्सिमम एज लिमिट का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता। उसके बाद में दूसरा क्राइटेरिया है, कैंडिडेट शुड हैव मोर देन 2 लिविंग चिल्ड्रन बोर्न आफ्टर। तो जो 2 चाइल्ड नॉर्म्स जो हमारा है वही है यहाँ पर। आपको ये जो डेट है 28 मार्च 2006, उसके बाद से आपको 3 बच्चे नहीं होने चाहिए, 2 ही बच्चे चाहिए आपके, ठीक है। अगर कोई ट्विंस है और उसकी वजह से 3 है तो वो चलेंगे, तो 2 बच्चे चाहिए, पता है। उसके बाद में कैंडिडेट नॉट एलिजिबल टू अपॉइंटमेंट इफ शी हैज़ बीन कन्विक्टेड इन ऑफेंस एंड मॉरल टर्पिट्यूड। देखो, यहाँ पर अगर कोई कन्विक्टेड है, किसको सज़ा हो गई, तो वैसे को मतलब वो एलिजिबल रह नहीं जाते। अब वो कौन से ऑफेंस में रही वो इतना जाने दो, सिर्फ इतना याद रखो क्या, कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर कन्विक्शन, ये याद रखो, कन्विक्शन अलग होना, और आप पर क्या बोलते हैं ऑफेंस, आप पे ऑफेंस के चार्ज लगे हुए अलग होना, यानी कि आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है, वो अलग बात है। कन्विक्शन मतलब वो कन्विक्टेड हो गया, अभी उसको सजा होगी, प्रूफ हो गया कि उसने गुनाह किया है, आपके ऊपर एफआईआर लगी है, और आप बोलेंगे कि आपको जॉब के लिए एलिजिबल नहीं, ऐसा नहीं है। एफआईआर किसके ऊपर लग सकती है, इसकी बात नहीं। कन्विक्शन मतलब आप गुनहगार साबित हो चुके हो, जजमेंट आ चुका है आपके खिलाफ, तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि एफआईआर होगी तो जॉब नहीं लगती गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। एफआईआर किसी पे भी हो सकती है, एफआईआर बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये रिजर्वेशन का है, और आगे बहुत सारी चीज़ें दी उन्हें, हम एक एक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अब
वो तो जनरल एलिजिबिलिटी होगी। अब स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी देखेंगे, क्वालिफिकेशन देखेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, किसको कौन सी एग्जाम के लिए कोई प्रिपेयर, मतलब कौन से एग्जाम के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए कैंडिडेट के पास में। तो एक एक देखते हैं, पहले स्टेनोग्राफर का देखते हैं। स्टेनोग्राफर का ठीक है, यहाँ पर मोस्ट द मस्ट पॉजेस द डिग्री ऑफ द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आपके पास डिग्री होनी चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की आपके पास डिग्री चाहिए, बैचलर डिग्री जिसको बोलते हैं हम लोग। प्रेफरेंसेस लॉ के बच्चों को देंगे, ये बात सही है, पर लॉ के बच्चे उतना प्रेफर नहीं करेंगे जॉब के लिए। ज़्यादातर बच्चे प्रेफर नहीं करते, वो प्रैक्टिस में ही प्रेफर करते, तो प्रेफरेंस देते हो। कुछ कुछ आते भी है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आते। दूसरा आपकी एलिजिबिलिटी कि आपके पास एडोकेट नॉलेज होना चाहिए रीजनल लैंग्वेज का। तो रीजनल लैंग्वेज मतलब हमारी मराठी लैंग्वेज का, आपको मराठी का एक नॉलेज आपको चाहिए, थोड़ा बेसिक्स नॉलेज आपको मराठी बोलते लिखते पढ़ते आने चाहिए। उसके बाद में दूसरा है कि स्टेनोग्राफर के लिए जो उसका जो गवर्नमेंट, उसका जो कमर्शियल सर्टिफिकेट होता है, उसका मतलब खुद का उसका जो सर्टिफिकेट है स्टेनोग्राफर का, अब जो भी बोर्ड उसके लिए कंडक्ट करता है एग्जाम, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। मतलब आप स्टेनो है, आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी चाहिए। कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब हमारे पास में है कि हम जिसको बोलते हैं MSCIT। तो MSCIT के साथ साथ ये बहुत सारे कोर्स हैं, अगर आप इनमें से किसी भी आपने किया होगा तो भी आपको चलेगा काम, ठीक है। तो आपको MSCIT आना चाहिए, एक ये एलिजिबिलिटी कंडीशन में डाले उन्होंने। हालांकि एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में ना ये आपको 6 मंथ का टाइम दिया जाता है, या फिर 2 ईयर का, याद नहीं आ रहा, 2 साल का या 6 महीने का टाइम दिया जाता है ज्वाइनिंग के बाद MSCIT करने के लिए। तो आपको यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, यहाँ पर MSCIT चाहिए, मतलब आपको चाहिए रहेगा। क्वालिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नॉलेज इश्यूज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, वही बात है, MSCIT हो गया आपका। जिसको जूनियर क्लर्क बनना है उसको भी सेम वही सारी एलिजिबिलिटी है, थोड़ा फर्क है। पहले तो डिग्री चाहिए, बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से चलेगी, भारत में रिकॉग्नाइज होना चाहिए। मराठी का नॉलेज आपको भी होना चाहिए, यहाँ पर मराठी का रीजनल नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास में आपका टाइपिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास टाइपिंग सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए। अब वो टाइपिंग सर्टिफिकेट 2 तरह का है। एक तो आपके पास मराठी की बात, इंग्लिश की बात करें तो 40 की स्पीड वाला है ना, 40 पर मिनट वाला सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए। और मराठी की इंग्लिश की बात करें तो 40 वर्ड पर मिनट का जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए आपके पास में। और मराठी की बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट वाला मराठी का टाइपिंग का सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास में अपने MSCIT वगैरह करना ज़रूरी है, मतलब कंप्यूटर का आपको बेसिक लिटरेसी आनी चाहिए, ये सब बातें उसमें, ये कोर्स है, सारी कोर्स की लिस्ट दी है। MSCIT हमारे पास बहुत कॉमन है, सब करते ही ये बच्चे, तो MSCIT आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये वही MSCIT इशू करने वाली गवर्नमेंट का, तो वही है। हमाल के लिए जो हमाल बनेंगे उसके लिए 7वीं पास होना ज़रूरी है, इवन हमाल और पियून के लिए 7वीं पास है तो काफ़ी है, आप 7वीं पास है तो आप दे सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, तो ओपन वालों के लिए 1000 रुपये फ़ीस है, जो कि बहुत ज़्यादा है, इतनी लेनी नहीं चाहिए। कैंडिडेट जो रिजर्व है उनको 900 देना है, उनसे भी काफ़ी वसूल की जा रही, इतनी होनी नहीं चाहिए फ़ीस। 300-400 होने वाली फ़ीस ऑनलाइन कंपनी आई तब से काफ़ी बढ़ चुकी है, ठीक है। रिफंड नॉट रिफंडेबल है, एक बार पे किए तो बाद में नहीं मिलेगी। एग्ज़ाम समझते हैं ये कैसे होने वाले, ये बहुत फंडामेंटली बहुत ज़रूरी है, एक एक समझेंगे। मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए बनना चाहते हैं तो देखो यहाँ पर उसकी रिटन एग्ज़ाम, मतलब हमारा जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, जो TCS करेंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो वो एग्ज़ाम को स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं इसको। ये हमारी भाषा में अपनी एग्ज़ाम है ना, जो हम पढ़ के आते हैं और जिसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देने हैं। तो स्टेनोग्राफर के लिए वो है नहीं। अगर स्टेनोग्राफर के कैंडिडेट ज़्यादा रहे, नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा रहे, उनको रिक्रूट करने में दिक्कत आएगी, तब वो एग्ज़ाम लेंगे उसकी, एल्स एग्ज़ाम नहीं लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग को पास शॉर्ट हैंड पता भी नहीं होता है, यार उनके पास होता भी नहीं है। तो वैसे ही अगर किसी के पास है तो उसको वैसे ही नौकरी लग जाती है वैसे भी, ठीक है। उसके बाद में जो शॉर्ट हैंड की एग्ज़ाम है, स्टेनोग्राफर की जो एग्ज़ाम होंगी ना, उसमें टाइपिंग टेस्ट होंगी उसकी, इंग्लिश की और मराठी की भी होंगी। उसके बाद में उसकी शॉर्ट हैंड की, इंग्लिश की शॉर्ट हैंड की टेस्ट होंगी, मतलब जो शॉर्ट हैंड की जो टेस्ट होती है वो टेस्ट होंगी इंग्लिश की। फिर वही शॉर्ट हैंड की मराठी की टेस्ट होगी। ये जो शॉर्ट हैंड के बच्चे हैं ना, या स्टेनोग्राफर है ना, तो उनको समझ में आ रहा होगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं उसको।
फिर आपकी टाइपिंग, जो आपका टाइपिंग सर्टिफिकेट रहता है उसकी भी टेस्ट होंगी इंग्लिश की, और उसकी भी मराठी की भी टेस्ट होंगी, है ना। ये क्लीनिंग व्लिंग की जो टेस्ट है ना, ये नहीं है। मतलब कुल मिला के जो स्टेनो है, स्टेनो के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी रिटर्न एग्ज़ाम नहीं हो, मतलब जो हम लोग पेपर देते वो नहीं होंगे। उसके बाद में उसकी शॉर्ट हैंड इंग्लिश की टेस्ट होंगी, शॉर्ट हैंड मराठी की टेस्ट होंगी, टाइपिंग इंग्लिश की टेस्ट होंगी और टाइपिंग मराठी की टेस्ट होंगी, और आखिरी में इंटरव्यू होगा 20 मार्क्स के लिए, ठीक है। अगर हम जूनियर क्लर्क की बात करें तो जूनियर क्लर्क के 40 मार्क्स तक एग्जाम होंगे, 40 मार्क्स के। उसके बाद में ये टाइपिस्ट की कोई उसको टेस्ट होने वाली नहीं है। हाँ, उसको इंग्लिश की टाइपिंग की टेस्ट होंगी और मराठी टाइपिंग की टेस्ट होंगी, आखिर में इंटरव्यू होगा 20 मार्क्स का, ठीक है। और जो हमाल रहेंगे उनकी 30 मार्क्स की एक एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद में वो क्लीनलीनेस, ये जो क्लीनलीनेस के लिए 10 मार्क्स का वो होगा और 10 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, ऐसे 50 मार्क्स का टोटल उनका पेपर, पूरा टोटल रिक्रूटमेंट की प्रोसेस रहेंगी, ठीक है। कोर्ट रिजर्व द राइट टू कंडक्ट द स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टेनो के ज़्यादा है, एग्जाम लेनी पड़ी, तो वो इसकी तरह रहेगी, क्लर्क की तरह, जूनियर क्लर्क की तरह रहेगी। तो कंफ्यूज मत होना कैसे एग्जाम होंगे। सिलेबस क्या रहने वाला है, तो जो जूनियर क्लर्क है और उसके साथ साथ जो हमारे उनका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखो यहाँ पर आपको हिस्ट्री, बेसिक्स हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, स्पोर्ट, लिटरेचर और दोनों लैंग्वेज का ग्रामर, उसके साथ साथ करंट इवेंट, इनका नॉलेज चाहिए, बेसिक्स। इस पे सवाल पूछेगा, हिस्ट्री पे पूछेगा, डिटेल सिलेबस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तब समझा दूंगा, ठीक है। ये जो क्लर्क के रहेंगे 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मल्टीपल चूज क्वेश्चन, 1 मार्क्स का रहेंगे, हमाल के भी 30 रहेंगे। सिलेबस ये रहेगा सबके लिए। आगे बढ़ते, पर्टिकुलर एग्जामिनेशन फॉर पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर। देखो यहाँ पर है ना, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता सबक। देखो यहाँ पर है ना, ये स्टेनो की टेस्ट होंगी, स्टेनो की क्या होंगी टेस्ट होंगी, तो ऐसी होंगी ये टेस्ट होंगी। 6 मिनट की है, 100 मिनट पर वर्ड आपको टाइप करने हैं, और 600 रहेंगे, मतलब टोटल अगर 6 मिनट चलने वाली है तो आपको 600 वर्ड टाइप करने हैं उसको इंग्लिश के। और मराठी के अगर करने हैं तो 8 मिनट की टेस्ट होगी, 80 पर मिनट टाइप करने हैं और 640 वर्ड टाइप करने हैं। और ये टोटल ये टाइम दिया, ये ट्रांजेक्शन टाइम रहेगा, ये आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो इसको, फॉर्म भरेंगे तो भैया, मतलब ये एग्जाम होने वाले हैं उसके शॉर्ट हैंड की जो प्रैक्टिस टेस्ट होगी ना वो। तो ट्रांसक्रिप्शन टाइम 45 मिनट्स एंड 45 मिनट्स, तो ये थोड़ा सा आपको पता होगा क्या करना है, तो ठीक है। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन है और टाइपिंग, उसके स्टेनो की टाइपिंग के बारे में दिया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना क्या होगा, पहले तो अगर मान लो एग्जाम हो गए, है ना, एग्जाम हुए तो एग्जाम होंगे पहले, ठीक है। फिर बाद में क्या होगा, बहुत 2 से ज़्यादा बच्चे सेम मार्क्स लेके आते, तो एक पोस्ट के लिए 7 के हिसाब से, एक पोस्ट के लिए 7 के हिसाब से क्या होगा, आपकी शॉर्ट हैंड की टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। पहले इंग्लिश का होगा, फिर बाद में मराठी का होगा, ये दोनों के बाद में फिर मेरिट लगेगी, मेरिट में से फिर बच्चे सिलेक्ट करके फिर टाइपिंग की उसको चुना जाएगा, फिर टाइपिंग की शॉर्ट कट ऑफ लगेगी, उसके बाद में इंटरव्यू को बुलाया जाएगा। मतलब धीरे धीरे मेरिट से कम होते होते बच्चे इंटरव्यू तक बहुत कम बच्चे आएंगे, एक सीट को लेकर 3 आएंगे बच्चे बस, ऐसा आखिरी में हो जाएगा। तो ये वही कहानी बोल रहे हो उसको, जो मैं अभी आपको शॉर्ट में समझाया, वही कहानी यहाँ पूरी चलने वाली है। वैसा ही इसका होने वाला है क्लर्क का, जो क्लर्क एग्जाम रहेगी ना, उसमें भी शॉर्ट मेरिट लिस्ट होके आपको पहले टेस्ट देना है ना, पहले एग्जाम देना है, एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद में 1 से 1 बच्चे कैंडिडेट को वो आगे की टाइपिंग की टेस्ट के लिए बुलाएंगे, है ना, टाइपिंग की टेस्ट के लिए बुलाएंगे, इसमें दोनों होंगे इंग्लिश और मराठी। फिर इसमें से भी मेरिट लगेगी, मेरिट लगने के बाद में फिर इंटरव्यू को बुलाया जाएगा, और फिर बाद में इंटरव्यू को कितने रहेंगे, 1 को 3 रहेंगे, और फिर बाद में आपका लिस्ट लगेगी, फाइनल लिस्ट। तो ऐसा ये पूरी प्रोसेस यही बता रही है, तो इसलिए मैं इसको आपको फटाफट लेके जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी नीचे मिल जाएंगे। उसके बाद में कॉमन इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, ये कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शन है, तो देख लेते। आपको जो फॉर्म भरना है वो ये साइट पे जाके भरना है, और नोटिफिकेशन भी आपको यहीं से डाउनलोड करनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ मैंने यहीं से डाउनलोड की है। इसकी फॉर्म भरने की जो डेट स्टार्ट हो रही है 4 तारीख से, आज 6 तारीख है, मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 6 से लेकर 18 के बीच में आपका टाइमिंग है, आपको इसके बीच में फॉर्म भरना है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन ही भरना है, ये वेबसाइट पे जाके भरना है फॉर्म। वो छोटी मोटी चीज़ें जो रहेंगी उसकी, वो फोटो कैसे करना, क्या करना,
तो इसमें आपकी सिग्नेचर फोटो, रिसेंटली फोटो सिग्नेचर वो लगेगी। तो वो आप देख लेना, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। ये वाला यहाँ पे साइज क्या है, क्या क्या अपलोड करना है, वो थोड़ा पढ़ेंगे ना शांति से समझ में आएगा। एप्लीकेशन एप्लीकेंट और एप्लीकेंट विच आर एज पर द पर्टिकुलर फर्निशन द कैंडिडेट मेक हिम इन एलिजिबल फॉर द पोस्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आप पोस्ट ऑफिस से एप्लीकेशन भेजेंगे तो वो एलिजिबल नहीं है, मतलब आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। आप ले उनकी खत भेज देंगे हाई कोर्ट में जाके, बॉम्बे हाई कोर्ट के पास में तो नहीं जमेगा। उसके बाद में एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड पोस्ट हैंड डिलीवरी, मतलब बाईपास भेजेंगे तो नहीं चलेगा, आपको ऑनलाइन ही भरना है। कैंडिडेट शुड डिस्क्लोज, आपको क्या करना है, आपके ऊपर कोई ऑफेंसेस है ना, आपके ऊपर कोई एफआईआर है, कंप्लेन है, आपका ट्रायल चल रहा है या आप कन्विक्टेड है, आपको कुछ सजा हुई, तो वो आपको डिक्लेयर करना है। एक 100 का बॉन्ड लेना है, उस पर एक एफिडेविट देना है, 100 का बॉन्ड लेना है और उस पर एफिडेविट देना है आपको कि मेरे ऊपर ऐसे ऐसे केस चल रहे हैं, ऐसे ऐसी एफआईआर है, ऐसे ऐसे पुलिस स्टेशन में ऐसा ऐसा क्राइम नंबर है। कन्विक्टेड है तो वो भी देना, कन्विक्टेड रहा तो वैसे भी आपको जॉब नहीं लगेगी। हाँ, ट्रायल चल रहा, कंप्लेन है, एफआईआर है, तो आपको देना है रिकॉर्ड पर, एफिडेविट देना है उसका। वो ऑलरेडी गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे ऑलरेडी है तो आपको उस जो भी डिपार्टमेंट में वहाँ का एनओसी लाना है ना, उनका एनओसी लाके आपको देना है, मतलब एनओसी वहाँ का चाहिए उसके साथ साथ। कैंडिडेट कैन सबमिट एन एप्लीकेशन टू ईच पोस्ट ऑफ फीस, आपको क्या करना है, अगर एक पोस्ट के लिए आपको एक ही एप्लीकेशन देना है। अगर एक पोस्ट के लिए आपने एक से ज्यादा एप्लीकेशन किए तो लास्ट वाला एक्सेप्ट किएगा, उससे पहले क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपको स्टेनो के लिए भी फॉर्म भरना है तो उसके लिए अलग से फीस भरना है और फॉर्म भरना है, ठीक है। आपको क्लर्क के लिए भी फॉर्म भरना है तो उसके लिए भी फीस पे करना है, और आपको प्यून बनना है उसके लिए भी फीस भरना है अलग से। तो अलग अलग एग्जाम के लिए सबके लिए आपको फीस अलग अलग से देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में जरूरी चीजें देखेंगे हम लोग बच्चों। इफ कैंडिडेट इन प्यून, खैर द कैंडिडेट मस्ट स्टेट वेदर ही लाइक टू बी कंसिडर्ड एंड बिलोंग टू अ शेड्यूल कास्ट। ये कैटेगरी के हिसाब से है, आपको बताना है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में तो है, रिजर्व कैटेगरी का क्या, यहाँ रिजर्वेशन क्राइटेरिया नहीं है, पर मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए 5 मार्क्स का कंसेशन है, तो वो देख सकते हैं आप जाके। नो इंक्वायरी रिलेशन भी नहीं, एप्लीकेशन शाल बी एंटायर ऑफिस सबमिट कोड डिस्ट्रिक्ट तालुका रूरल ओनली इंक्वायरी केमिकल एस्पेक्ट टू बी डिटेल इन एडवर्टाइजमेंट। देखो आपको ना पूरा जो भी डिटेल है ना, पूरी आपने कोई इंक्वायरी करनी नहीं है जाके, कहीं आसपास के कोर्ट में जाना नहीं है, आपको सब ये नोटिफिकेशन में दिया, तो ज़्यादा भटकते मत फिरिए। कैंडिडेट में नोट दैट द एलिजिबल वुड बी असेस द इंफॉर्मेशन फर्निश बिलोंग टू बी इंफॉर्मेशन ट्रू, द कैंडिडेट फॉल्स एंड रॉन्ग कैंडिडेट में बी रॉन्गली डिस्क्वालीफाइड। देखो आपके लिए कोई डॉक्यूमेंट मंगा नहीं रही है लोग, जब इंटरव्यू देना रहेगा तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका इंटरव्यू के टाइम पे, है ना। इंटरव्यू के टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वो मान के चल रहे कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो सही है। अगर वो किसी भी मोड पे लग रहा है कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, झूठ बोला है, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे और हो सकता है और कोई लीगल एक्शन भी आपके खिलाफ ले। हाई कोर्ट रिजर्व ऑल राइट टू अप्रोप्रिएट फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द क्वालिफाइंग रिक्रूटमेंट। अल्टीमेट पावर उनके पास में, कुछ चेंजेस करने तो करने रहेंगे, बोलेंगे, जरूरी नहीं था। कैंडिडेट विल हैव अपीयर टू ईच टेस्ट इंटरव्यू शेड्यूल डेट एंड देयर ऑन एक्सपेंसेस। खुद के खर्चे से जाना है, वो लोग कोई मदद करने वाली नहीं आपकी, आपको खुद ही पैसे खर्च करना है अगर नौकरी चाहिए तो। द कैंडिडेट हु विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू सबमिट देयर रिस्पेक्टिव रजिस्ट्रार एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड असेस्ड कॉपी ऑफ द अलॉट। खैर ये बात की है तो बाद में समझा दूंगा, बहुत लंबा लेक्चर बन जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट प्रूफ, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने ना आपको, तो वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है बाद में। इसको स्पेशल हम लेक्चर बनाएंगे जब आप खुद आगे चल देंगे, सिलेक्शन करीब आएंगे आपका, तब इस पर हम बात करेंगे। इस पर लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में नहीं पढ़ रहा हूँ। कुछ ज़रूरी बातें और है तो देख लेंगे। ये टेक्निकल बातें हैं, आप लोग पढ़ लेना, बहुत ज़रूरी बातें नहीं है, हमारी हो चुकी। वो छोटी छोटी टेक्निकल बातें हैं, उसको देख लेना। अगर कुछ प्रॉब्लम है आपको और भी लगता है कि मुझे कुछ चीज़ पे बताना चाहिए तो कमेंट में बताइए, मैं उतना भी बता सकता हूँ। तो आप फॉर्म भरिए आराम से, टाइम काफ़ी है अभी, आराम से फॉर्म भरना, नोटिफिकेशन खुद से भी एक बार पढ़ लेना। छोटी छोटी चीज़ें हैं तो इसलिए हम लोग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि लंबा लेक्चर होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, ये फॉर्म भरने से रिलेटेड, और कुछ कंडीशंस होती है वो आप देख लेना आराम से, ठीक है। और दूसरी बात, अगर इसके एग्ज़ाम्स के लिए अगर क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग
तो जो एग्ज़ाम होंगे इसके ओरल बोल रहा, इसकी जो रिटर्न एग्ज़ाम होंगे, जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, तो उसके एग्ज़ाम्स है ना, हम लोग उसकी बैच स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी से। तो जो भी इंटरेस्टेड है, जिसको भी लगता है कि बैच ज्वाइन करना है, तो वो कॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है और इसके थंबनेल पे भी नंबर है, वहाँ पर कॉल कीजिए बैचेस ज्वाइन करने। तो बैचेस ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, ठीक है। आपको नोट्स भी मिल जाते हैं, उसके साथ साथ नोट्स के साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, रिकॉर्डेड सब चीज़ें हो जाती, पूरी तैयारी हो जाती, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दो, बाय बाय।